प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यू लाइट के प्लेटफॉर्म से मैं राजदीप श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं अपने सिंह सर के उस महान मिशन के तहत, जिसमें उनका मानना है कि पढ़ने का अधिकार सबको है और डॉक्टर भी सब कोई बन सकता है। ये लिखा भी हुआ है, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसीलिए उन्होंने YouTube को अपने इस ढंग से चलाया कि कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है लेकिन आके नहीं पढ़ पा रहा है, घर बैठ के ही उसे हर तरह की सुविधाएं मिले। तो इस कार्यक्रम के तहत सिंह सर क्लासेस भी चलवा रहे हैं, रैपिड फायर भी चल रहा है, टेस्ट भी चल रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट का डिस्कशन भी यूट्यूब पे चल रहा है। और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, फिर उनके लिए 10 का दम भी अलग से चल रहा है। तो पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री उनके इस महान कार्य के लिए उनका कृतज्ञ है। और पीसीटी के भी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। पहला टेस्ट कल था, तो उसमें फिजिक्स के पेपर में जो 10 कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, उनको देखते हैं कि कैसे क्या करना है। बहुत ही छोटे छोटे कंफ्यूजन्स हैं, बट स्टिल कंफ्यूजन्स आर कंफ्यूजन्स, तो वो क्लियर होने ही चाहिए। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। V इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, I इज इक्वल टू दिस मच एम्पियर और DR निकालना है। तो देखो, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बाय ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR, तो I विल कैलकुलेट R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R इज इक्वल टू, यहाँ इक्विवेलेंट लिखा है तो मैं भी इक्विवेलेंट लिख देता हूं। वोल्टेज है 10 और करंट है 5, तो 10/5 दैट इज 2 ओम। ये आर की वैल्यू है। और व्हाट अबाउट डी आर? तो हम जानते हैं कि आर बराबर डीवी अपॉन डी आई है, तो निकाल लीजिए। इसमें कई तरीके से किया जा सकता है। वी और आई कोशिएंट है, इनका रेशियो लिया गया है, तो डी आर बाई आर इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी आई, सॉरी, डीवी अपॉन वी प्लस डी आई अपॉन आई। सबकी वैल्यू रख देते हैं। डी आर और आर की वैल्यू 2 हम पा चुके हैं। डीवी, ये डीवी है, एरर इन वोल्टेज 0.1 अपॉन 10, और प्लस डी आई इज 0.2, 0.2, एंड दिस वैल्यू इज 5। तो डी आर इज इक्वल टू, अब इसको भाई कैलकुलेट कर लो, 0.02, 0.2 और 10 से डिवाइड किया गया, और प्लस 0.4 अपॉन 5, तो 0.08। तो 0.08, तो इसको जोड़ेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर? R इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1। जब भी
दो चीजों का रेशियो होता है तो उसमें एब्सोल्यूट एरर नहीं, रिलेटिव एरर्स ऐड होती हैं, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो 292 बच्चों का ये गलत हुआ था और मेरे ख्याल से उन्होंने इन दोनों को जोड़ दिया होगा था। कई बच्चों का आंसर ये आया होगा। तो एब्सोल्यूट एरर नहीं जोड़ती हैं, रिलेटिव एरर जोड़ती हैं। तो फिर रिलेटिव एरर हमने भी जोड़ी हैं और फिर उसकी हेल्प से एब्सोल्यूट एरर निकाली है। अगर यहीं पर एडिशन होता तो एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट जुड़ जाती। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और अक्सर जब रिलेटिव एरर जोड़ती हैं तो एब्सोल्यूट एरर दी जाती हैं, और अगर एब्सोल्यूट एरर जोड़ती हैं तो परसेंटेज एरर क्वेश्चन में दे देते हैं, जिससे आपको कन्वर्जन करना पड़े। तो ये इस क्वेश्चन का मेन क्राइटेरिया था। अब आगे से गलत मत करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और फंडामेंटल यूनिट की बेसिक्स पर डिपेंड करता है। एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज सम एरर। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट बिना एरर के पॉसिबल ही नहीं है। हम मेजर कब करते हैं? जब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मालूम होती है, और जब ट्रू वैल्यू मालूम नहीं है तो कैसे किया जा सकता है? तो कोई ना कोई एरर हो ही जाती है। कुछ नहीं तो रैंडम एरर्स आर देयर। सपोज सब कुछ टेक्नोलॉजी बड़ी प्रॉम्प्ट है तो रैंडम एरर हो जाएगी। तो हर मेजरमेंट में एरर जरूर होती है। एवरी कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज बेस्ड ऑन ए मेजर्ड वैल्यू हैज सम एरर। तो ये भी बिल्कुल भाई सही बात है। अब मान लीजिए आपने लेंथ नापी किसी क्यूब की, उसके में एरर होगी। अब वॉल्यूम निकालोगे, ए क्यूब करोगे, तो वॉल्यूम भी में तो एरर होगी। जब ए में एरर है, बेस में एरर है, तो वी क्यूब में भी एरर होगी। तीन गुनी हो जाएगी, ए इंटू ए इंटू ए। तो यह भी सही है। A measurement can have more accuracy but less precision and vice versa. तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये दोनों दो डिफरेंट थिंग हैं। एक्यूरेसी का मतलब है कि योर डाटा इज हाउ क्लोज टू ट्रू वैल्यू, और प्रिसीजन का मतलब है योर डाटा इज हाउ क्लोज टू द मीन वैल्यू ऑफ द रीडिंग्स। अब ये सीधी सी बात है कि अगर किसी में एक्यूरेसी ज्यादा है तो वो सारे डाटा एक ट्रू वैल्यू के आसपास होंगे, तो डेफिनेटली प्रिसीजन भी अच्छा होगा, कम होगा। लेकिन अगर प्रिसीजन ज्यादा है तब तो वो ट्रू वैल्यू से दूर भी हो जाएंगे। तो इसका वाइस वर्सा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। और परसेंटेज एरर इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव एरर, ये तो सही है ही है। रिलेटिव एरर को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर मिलती है। तो बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक ही चीज को कहने के दो तरीके हैं, बट दे आर नॉट सेम। तो इसका थर्ड वाला आंसर गलत है, इसीलिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। कई बच्चों में इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, शायद कहीं ये वो देखे भी हुए थे, तो देख लीजिएगा। हो सकता है उस स्टेटमेंट में वाइस वर्सा ना दिया हो। इस क्वेश्चन में वाइस वर्सा के लिए ये गलत हुआ है। मोर एक्यूरेसी का मतलब लेट प्रिसीजन होता है, लेकिन वाइस वर्सा इसका क्या हुआ? मोर प्रिसीजन लेट एक्यूरेसी। तो इसलिए वाइस वर्सा इसका गलत हो जाएगा। और ये तो एक जनरल तुम्हें तरीका बता दें
कि अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसको तुम अपनी क्लास में यूज करते रहे हो, सब्जेक्ट में यूज करते रहे हो, उससे न्यूमेरिकल निकालते रहे हो, तो वो डायमेंशनली और फिजिकली करेक्ट ही होता है। अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो वो दोनों तरीके से करेक्ट होगा। ये nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस का फॉर्मूला है u प्लस 1/2a 2n-1। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये तो वेलोसिटी है, ये एक्सेलेरेशन है, ये नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली एस nth है क्या? ये n सेकंड में चली गई दूरी है और ये n-1 सेकंड में चली गई दूरी है। तो इस सेकंड में चली गई दूरी एक्चुअली nth सेकंड की वेलोसिटी है। वेलोसिटी इन nth सेकंड। तो एक पर्टिकुलर सेकंड में चली गई डिस्टेंस ये वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है, तो इसकी डायमेंशन LT-1 होगी और इससे तो तुम्हारा कंट्रोवर्सी दूर हो गया। अब हम इसको देखते हैं। ये नंबर है, ये a है, इसकी डायमेंशन तो LT-2 होनी चाहिए। नहीं होगी। देखो निकालते कैसे हैं, इसके लिए जरा डेरिवेशन देखते हैं। एस nth बराबर होता है UN प्लस 1/2a n स्क्वायर माइनस UN-1 प्लस 1/2a n-1 का स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो u और n से n कट गया, ये प्लस आ गया, और हाफ a n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो अब जरा ध्यान से देख लो, जैसे हमें 6 सेकंड में निकालना है तो यहाँ t की जगह 6 है, और 5 सेकंड में चली गई दूरी तो यहाँ 5 हो जाएगा। n-1 तो यहाँ ये भी t है, ये भी t स्क्वायर है, ये भी t स्क्वायर है, और यहाँ पे t की वैल्यू n है और ये t की वैल्यू n-1 है, और हमने इन दोनों को माइनस कर रखा है। तो इसकी डायमेंशन भी t स्क्वायर है, इसकी डायमेंशन भी t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर की डायमेंशन भी t स्क्वायर ही होगी। तो ये भी वही आ गया, और इसलिए ये सारी जो हमारे पास हैं ये सही है। अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे भी देखो, इसको ऐसे देख लो, अगर ये नहीं लॉजिक समझ में आता है तो ऐसे देख लो। ये एस nth है तो इसको डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं, और ये देखो क्या है, u n-1 ऐसे देख लो इसको। तो है क्या, ये भी t है, ये भी t, ये t बराबर 5 है तो ये t बराबर 6 है। तुम्हारे पास ये जो t वाला टर्म कट गया है उसका रीजन क्या है, क्योंकि नंबर्स तुमने ऐसे चूज किए हैं। तो ये l हो गया, ये ut हो गया, और ये at स्क्वायर हो गया। तो ऑल दी थ्री हैव सेम डायमेंशन। कई तरीके से इसको समझा जा सकता है, और एक जनरल रूल समझ लेना कि अगर कोई फॉर्मूला तुम्हारा जाना पहचाना है और यूज किया हुआ है, उससे तुम्हारा आंसर भी आ रहा है, क्वेश्चन भी लग रहे हैं, तो दैट कैन नॉट बी रॉन्ग। वो डायमेंशनली और फिजिकली दोनों करेक्ट ही होगा। इस लॉजिक से देखोगे तो डायमेंशनली भी करेक्ट आ जाएगा। इसको चलो डिस्प्लेसमेंट ही मान लेते हैं, इसको इग्नोर करें। ये तो है क्या, ये u n-1 है। तो जैसे 4 सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है तो s4 बराबर क्या हो जाएगा, s4 माइनस s3। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो t की जगह पे 4 है, यहां t की जगह पे 3 है। तो वैल्यू है, एक 4 है एक 3 है, लेकिन डायमेंशन तो दोनों की t है ना, तो उनके डिफरेंस की भी डायमेंशन t होगी। तो ये u इंटू टी है, माइनस वाली डायमेंशन भी वही होगी। यहां पे u क्यों आया,
सॉल्व करने पे n से n कट गया, 1 कट गया, क्योंकि वो नंबर्स ऐसे। तो एक्चुअली n(n-1) एक पर्टिकुलर टाइम के नंबर्स हैं, तो वैल्यूज को डायमेंशंस नहीं मानते हैं। अब कह दो t बराबर 6, तो 6 डायमेंशन लेस है, नंबर है, तो मतलब t की डायमेंशन नहीं होती, ऐसा थोड़ी ना हो पाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सही है। तो ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है, न्यूमेरिकली भी करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट है। चलिए, और इसमें एक कॉमन चीज ये है कि बच्चे ऐसे करते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो f बराबर आ जाएगा uv/v प्लस u, और वो इसको यूज कर देते हैं एरर निकालने के लिए। परसेंटेज एरर निकालनी है तो इसको निकाल देंगे, डेल्टा f/f इज इक्वल टू डेल्टा uv/uv प्लस डेल्टा u प्लस v अपॉन u प्लस v। ये परसेंटेज एरर निकाल दिया, और डेल्टा uv क्या होगा उसको फिर निकाल लेंगे, बट दिस इज रॉन्ग। ये रिलेटिव एरर इसमें जुड़ेगी नहीं। इसका रीजन ये है कि अगर हम इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखें तो दोनों v और u पे डिपेंडेंट है। ये रिलेटिव एरर जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, सेम पैरामीटर्स के फंक्शन ना हो। तो इसको कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशियल लेके करेंगे। इसका डिफरेंशियल ले लीजिए, तो डेल्टा f/f स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा v/v स्क्वायर प्लस डेल्टा u/u स्क्वायर। अब यहाँ पे ये u है, ये v है, u और v की वैल्यू रख दीजिए तो f मिल जाएगा, और परसेंटेज एरर निकालनी है तो डेल्टा f/f इज इक्वल टू डेल्टा v/v स्क्वायर डेल्टा u/u स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई f इस फॉर्मूले से निकाल लिया। ये डेल्टा v दिया हुआ है, डेल्टा u ये डेल्टा v दिया है, वैल्यू रख दिया, और परसेंटेज एरर निकालनी है तो डेल्टा/f इंटू 100 कर देंगे। तो कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, सोल्यूशन में भी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम फंक्शन के हों, सेम पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहे हों, तो आप रिलेटिव एरर जुड़ती हैं, ये फंडा नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और इस चीज को एनसीईआरटी ने कहीं मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन उनके में एक एग्जाम्पल है जिसमें 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 की एरर, r की एरर निकालनी है, तो उन्होंने यही चीज अपनाई है, डेल्टा r/r स्क्वायर डेल्टा r1/r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2/r2 स्क्वायर। तो एनसीईआरटी भी इसी चीज को मानती है, उसने भी रिलेटिव एरर को ऐड नहीं किया। तो प्लीज रिमेंबर दिस। ये वाला पॉइंट भले ही एनसीईआरटी में कहीं मेंशन ना हो, लेकिन उनके सॉल्व एग्जाम्पल से ये साफ साफ पता चलता है कि दे वांट दिस सॉल्यूशन, और वही हम लोगों को फॉलो करना है। इफ द एरर इन द, हाँ, k बराबर होता है p²/2m, error in the measurement of momentum of a quantity is 100%, then the error in the measurement of kinetic energy। तो कई बच्चों ने इसको ऐसे किया होगा, और फिर वैल्यू रख दी होगी p। मोमेंटम की एरर ये 100% है, परसेंटेज में बदल लो, तो 2 इंटू 100 200% आ गया। ये गलत सोल्यूशन है। इसलिए गलत है ना कि आप जब इसको लगाएंगे
तो दिस रिजल्ट इज ट्रू, दिस रिजल्ट इज ट्रू only when values are small, values are small। मतलब जैसे ये अगर 100% के बजाय 1% होता या 0.1% होता, दिस वर्क्स वेरी वेल। लेकिन अब यहाँ तो 100% है, जितनी वैल्यू है उतनी ही एरर हो गई। लार्ज वैल्यूज के लिए नहीं सही है, तब क्या करेंगे? तब ऐसे करेंगे, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर। तो सपोज ये दोनों 100 है, 100 का स्क्वायर, एक्चुअल वैल्यूज ये थी, हमने मान लिया। अब 100% की एरर हो गई मोमेंटम में, तो मोमेंटम अगर 100 था तो मैंने उसको 100 ही ज्यादा मान लिया, यानी मोमेंटम हो गया 200। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 200 इंटू 200 अपॉन 100। तो ये कट गया, काइनेटिक एनर्जी 400 आ गई। यानी अगर आप मोमेंटम को 200 नापोगे 100 की जगह, तो काइनेटिक एनर्जी 100 की जगह 400 आएगी। तो एरर कितने की हुई? एरर हुई 400 माइनस 100, यानी 300 की हुई। तो परसेंटेज एरर कितनी हुई? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, ये काट दिया, तो 300% की एरर इसमें होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ये आपको पता चल जाएगा कि इसको यूज तो हमेशा करते ही हैं, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब लग सकता है जब रिलेटिव एरर्स आर स्मॉल इनफ, 10% से ज्यादा की ना हो। अब यहाँ तो 100% है, तो ये नहीं लगेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। Which of the following is incorrect? All derived quantities may be represented dimensionally in terms of the base quantities। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं को बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी की डिफिनीशन ही है कि वो तीन इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, मतलब वो क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड ना हो, लेकिन बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज उनके टर्म में एक्सप्रेस हो जाएं। तो फर्स्ट वन इज ट्रू अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज, ये भी डेफिनेशन के हिसाब से ट्रू है। फंडामेंटल क्वांटिटी किनको हम माने? लेंथ, मास, टाइम को क्यों मानते हैं? लेंथ को कभी मास के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। रॉड की लेंथ इतने केजी है, कभी नहीं लिखेंगे, मीनिंगलेस। टाइम को कभी मास के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन बाकी सभी क्वांटिटी इनके टर्म में हो सकती हैं। इसीलिए जब भी, और ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लेंथ, मास और टाइम को ही हम फंडामेंटल माने। जैसे प्लैंक्स ने एच, सी और जी को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना था, इनको प्लैंक्स मेजरमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। हम किन्हीं भी ऐसी तीन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी मान सकते हैं जो आपस में एक दूसरे के टर्म में न लिखी जा सके, लेकिन बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज इनके टर्म में लिखी जा सके। तो ये दो तो बाय डेफिनेशन सही है। डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कि जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटी एल एम टी मान लिया, तो मान लो हम वेलोसिटी की डायमेंशन लिखे, तो क्या होती है? एल टी माइनस 1, तो एम की पावर 0 है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये कोई भी डिराइव क्वांटिटी हो तो तीनों की पावर कुछ ना कुछ नॉन जीरो आनी चाहिए, नेवर जीरो। मतलब किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर 0 नहीं होती है। तो गलत है। देखिए एम की 0 हो रही है,
बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसमें कोई एक जीरो होता है, एक्सेलेरेशन में भी m जीरो होता है, सरफेस टेंशन में L जीरो हो जाता है, तो यही गलत है। द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। हाँ, ये वाला ठीक है, क्योंकि जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उनको एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनमें हमेशा जीरो होता है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट था और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क की डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस टू और चार्ज की AT, तो दैट इज m l स्क्वायर टी माइनस थ्री a माइनस वन, तो ml स्क्वायर टी माइनस थ्री a माइनस टू हो गया, ml टी माइनस थ्री a माइनस वन ये भी नहीं हुआ, ml स्क्वायर ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। दिस आंसर विल बी नन ऑफ दीज। In CGS system, the magnitude of force is 100 dyne. Another system which is the fundamental physical quantities are kilogram, meter and minute. तो देखो जो फोर्स होता है वो होता है mlt माइनस टू, और हम लोग यूज करेंगे n1u1 बराबर n2u2, तो 100 डाइन है। तो अगर ये डाइन मानेंगे तो मास होगा ग्राम में, लेंथ होगी सेंटीमीटर में और टाइम होगा सेकंड में, n2, और अब मानना है किलोग्राम, मीटर एंड मिनट, तो किलोग्राम, मीटर एंड मिनट की पावर माइनस टू, और बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है। तो n2 इज इक्वल टू 100 ग्राम पर केजी, सेंटीमीटर अपॉन मीटर और सेकंड अपॉन मिनट की पावर माइनस टू, ये आ गया 100, ये 1000 ग्राम है, तो 1000, ये नीचे 100 है, और ये 60 इंटू 60 आएगा, मिनट है, मिनट का स्क्वायर है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन इसकी पावर जो है माइनस टू है, तो हम इसी के टर्म में लिखें 1/60 की पावर माइनस टू, तो ये क्या बनेगा, ये 100 तो इससे काट दीजिए, 60 इंटू 60 अपॉन 1000, तो एक दो काट दीजिए, ये 3.6 आ रहा है, तो नई यूनिट में इसकी वैल्यू 3.6 हो जाएगी। जनरल यूनिट कन्वर्जन का सवाल था और बड़ी आसानी से ये लग जाता है। When we change the unit of measurement of a quantity, its numerical value changes, तो इसको हम लोग सही मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि n इंटू यू मेजरमेंट वैल्यू होती है n और यूनिट होती है u, तो अगर किसी लेंथ को हम सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो वैल्यू 1 है, तो अगर मीटर में नापेंगे तो 0.01 हो जाएगी, मिलीमीटर में नापेंगे तो 0.01 हो जाए 0.110 हो जाएगी। तो अगर हम यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है। स्मॉलर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये रीजन गलत है तुम्हारा, क्योंकि n1u1 बराबर n2u2, यूनिट जितनी छोटी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होगी। फिर वही एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई लेंथ है 10 सेंटीमीटर, अब इसको मीटर में नापिए तो 0.0, 10/100 हो जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा, तो मीटर यूनिट बड़ी है, न्यूमेरिकल वैल्यू 0.1 है, सेंटीमीटर यूनिट छोटी है तो वैल्यू 10 है, यानी यूनिट छोटी होगी
तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, और यहाँ उसका उल्टा लिखा है, तो रीजन इज रॉन्ग। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये थर्ड वाला आंसर सही होगा। ए फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटीज y एंड z। तो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी tan सी जेड। अब देखो, बाई डायमेंशन रूल्स x की ए वाई की और b tan सी की डायमेंशन बराबर होगी। हमें वो छांटने जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है। तो x एंड b की डायमेंशन, तो इन दोनों टर्म को लेते हैं, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b tan c। लेकिन बेटा tan c इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स डायमेंशनलेस होते हैं, इसलिए डायमेंशन ऑफ x और डायमेंशन ऑफ b बराबर होंगे। ये CZ है तो ये एंगल है, तो इसकी डायमेंशन 1 होगी, इसलिए डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशन Z। तो डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Z की पावर -1। इनकी भी सेम है। इन दोनों की भी डायमेंशन आपस में बराबर होगी, तो डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ Y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, क्योंकि 10 की तो डायमेंशन 1 होती है, तो डायमेंशन ऑफ Y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B अपॉन A। ये दोनों भी बराबर हैं। डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू वाई। तो x और a की डायमेंशन सेम नहीं है, अलग अलग आएंगी, तो ये डायमेंशन नॉट इक्वल है। इसलिए यहां पे क्या पूछ रहा था, जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है, तो फोर्थ वन इज आवर आंसर। निकालना पड़ेगा सबकी डायमेंशन। सिंपल क्वेश्चन था, कठिन नहीं था, फिर भी मैंने डिटेल में इसको कर दिया। तो बच्चों, ये कल के टेस्ट के 10 क्वेश्चन जो ज्यादातर बच्चों के गलत हुए, खत्म हुए। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा, और जरा भी सीखा है, आपको फायदा मिला है, तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगले 10 के दम में फिर मिलते हैं, सिंह सर के सपनों को साकार करने के लिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर विमल सर आपका अपने बेहतरीन न्यू लाइन नीचल में स्वागत करता हूं। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। दोस्तों, सिंह सर के इस मिशन के साथ हम आज की सेशन का स्टार्ट करते हैं। 13 दिसंबर 2022 को जो आपका ऑल इंडिया फिजिक्स केमिस्ट्री टेस्ट पेपर पहला हुआ था, उसमें केमिस्ट्री में जो भी आपको डाउट है, जो भी उसमें आपने ज़्यादातर क्वेश्चन को गलत किया है, चलिए उसको बहुत ही शानदार तरीके से आज सीखें, बहुत तन्मयता के साथ इसको क्वेश्चन को सीखते हैं वन बाई वन। ठीक, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट वाले आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि इसमें मेटल कंप्राइजेज मोर देन 78% ऑफ द नोन एलिमेंट। बिल्कुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं तो उसमें जो मेटल्स होते हैं, मेटल जो शाइनी एलिमेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को जनरली कंडक्ट करते हैं, वो बेसिकली 78% से ज़्यादा होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। बेसिकली वो 80% हो सकते हैं, मैं अगर बात करूँ तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 78% जो हमारे होते हैं वो मेटल होते हैं। ठीक है, और वो लेफ्ट साइड होते हैं। और अगर मैं इनकी बात करूँ नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जो होते हैं एक्चुअल में वो अगर देखा जाए तो 15% होते हैं, यानी कि 20% से बिलो होना चाहिए। और जो मेरे मेटलॉयड होते हैं वो फ्यू परसेंट में पाए जाते हैं। तो अगर दूसरे स्टेटमेंट की यदि मैं बात करूँ तो नॉन मेटल विच कैन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मोर देन 20 कहा गया है यहाँ पे, तो 20 से ज्यादा नहीं, यानी 20% से बिलो होना चाहिए उसका जो हमारा। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, ये पाया जाता है। अगर दूसरी स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये गलत है। इसके अनुसार अगर हम बातें करें तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट एंड सेकेंड इनकरेक्ट, दूसरा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट करने के बाद उसको स्टेबल भी करे। होता क्या है कि जब किसी गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम में उसके वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, सपोज करो ये न्यूक्लियस है और ये आइसोलेटेड गैसियस एटम मान लीजिए, अगर मैं इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी इसके वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं, इलेक्ट्रॉन को यदि मैं ऐड करूं तो जो एनर्जी रिलीज होगी, तो जो इस एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनर्जी रिलीज हुई इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ये एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब कि ये एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा हो रहा है। अब ये एनर्जी रिलीज ज्यादा कब होगी, अगर जो इलेक्ट्रॉन हम वैलेंस सेल में ऐड कर रहे हैं अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती चली जाए, क्योंकि हमको पता है स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंस सेल में ऐड कर रहा हूँ वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही एनर्जी कम, इट मीन्स कि उतना एनर्जी बाहर रिलीज होगी और जितना एनर्जी बाहर रिलीज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये ज्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो इसमें ऐड करे वो स्टेबल हो। अब इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे होगा, मतलब जितना ज्यादा वो न्यूक्लियस के प्रभाव में रहेगा, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस पर लगेगा, न्यूक्लियस की खींचने की ताकत या उसको अट्रैक्शन प्रोवाइड करने की ताकत को इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, तो जितना ज्यादा इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तो उतना ज्यादा अट्रैक्शन से एनर्जी कम, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा, तो उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। ये बात हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। क्या, जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये दो कई बातों पे भी डिपेंड करता है, तो यदि मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल लेता हूं कि कोई ये एक्स एटम है, ठीक, ये गैसियस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यूनी नेगेटिव आयन बन जाएगा ये एक्स माइनस, और इसके दौरान एनर्जी जो रिलीज होगी, एनर्जी जो रिलीज होगी उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर निकल रही है तो माइनस में होगा, क्योंकि एनर्जी बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एक्चुअल में जो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी वैलेंस सेल में ऐड करते हैं तो उसमें क्या होती है, एनर्जी बाहर निकलती, और रिएक्शन के दौरान एनर्जी बाहर निकलती तो एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यानी फर्स्ट आयनाइज जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन दो या दो से ज्यादा जिसे हम करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो एंडोथर्मिक होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से अनस्टेबल होगा, एनर्जी रिलीज के बजाय अब्जॉर्ब होती है, तो वहां पे वो इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये था कंसेप्ट किसके बिहाइंड, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे समझे। अब इस क्वेश्चन को करा जाए, जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज की। इसका मतलब क्या है, साइज का मतलब भाई किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम का साइज बहुत बड़ा रहेगा तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे इसका मतलब उसका वैलेंस सेल न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि उस पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का उतना ज़्यादा नहीं लग पाएगा क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस दूर हो गया। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती चली जाएगी तो न्यूक्लियस से वैलेंस सेल का डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो स्टेबल उतना नहीं हो पाता। इसका मतलब न्यूक्लियस का प्रभाव उसके ऊपर उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, और जब उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा तो उसकी एनर्जी भी उतना ज़्यादा नहीं निकलेगी, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। तो यदि मैं बात करूँ इसकी, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, ठीक, जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, घटेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा।
तो अगर मैं बात करूँ इसका, तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन का, देन सल्फर, देन सेलेनियम, इसका होना चाहिए। क्योंकि ग्रुप में जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यह होना चाहिए, यही होना चाहिए। बट इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो साइज होता है बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा इसका स्मॉल साइज होता है। और स्मॉल साइज की होने की वजह से उस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होना शुरू हो जाता है। तो उसी की वजह से अब वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से उसकी में जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वैलेंस शेल में, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता, वो अनस्टेबल फीलिंग करता है। तो एनर्जी उतना नहीं निकलती, वो अनस्टेबल है तो उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलती है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होना तो यही चाहिए, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द गैसियस एटम। ठीक, इसके अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की साइज बहुत छोटी, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो चार्ज डेंसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, वह इलेक्ट्रॉन जो ऐड किए थे अब वो अनस्टेबल हो जाएगा, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो एनर्जी उतना नहीं रिलीज होगी। तो अगर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो अब इसका सबसे कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सल्फर का ज़्यादा, सेलेनियम, देन ऑक्सीजन। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कंसेप्ट पे ये डिपेंड है पूरा, जो होता है हमने बता दिया। जो बाहर निकलती वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बाहर निकलती है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो जो होता है वह एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, लेकिन सेकेंड या अदर वाले जो होते हैं वह इंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे रिपल्सन आने लगता है। ठीक, तो वहाँ पे इंडोथर्मिक थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर इतना, कोई एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आपको दे दिया है 19। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 18 और 4s1, इसका मतलब इस अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हमने, ये आया। अब ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अगर अपना दे दे तो ये जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई कर ले जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, तो उसकी देने की टेंडेंसी, एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन देगा एक्स जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक्स प्लस बन जाएगा, और ये नोबल गैस को ऑक्यूपाई कर लेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो स्टेबल एक तरीके से है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन देकर वह नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई कर लिया। अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं, ये जो ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, O-2। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2, 2s2, 2p4, ये 2p4 होता है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा एक तरीके से, मतलब दो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है पी ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए। तो इसीलिए ये शो करता है -2, इस तरीके से -2 शो करता है। तो ये -2 शो किया, इसका मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज -2, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अब ये क्या होगा, इनमें बॉन्ड देखें तो ये हो गया आपका X, और O-2 की बात करें तो क्या बनेगा। देखो, जब कभी कोई मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करूं, अगर वो आयनिक मॉलिक्यूल है, उसमें आयंस इन्वॉल्व है, तो होता क्या है कि जितना मॉलिक्यूल बनने के बाद उनके जो चार्ज होते हैं, मतलब केटायन पे जितना चार्ज, एनायन पे जितना चार्ज, वह इक्वल होने चाहिए, वह न्यूट्रलाइज होने चाहिए, मतलब न्यूमेरिकली वह न्यूट्रलाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके पास -2 है, इसके पास एक प्लस चार्ज है, तो जो बॉन्ड इनमें बनेगा और जो मॉलिक्यूल बनाएंगे वो न्यूट्रल भी होना चाहिए, उनका चार्ज जो हो इक्वल होना चाहिए, केटायन का और एनायन का, ये न्यूमेरिकली होना चाहिए। तो उसको होने के लिए, चार्ज को कंप्लीट करने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए दो होंगे x, तो बनाया गया x2
O। इस केस में इनका जो केटायन पे जो चार्ज था और जो एनायन पार्ट में जो चार्ज था वह न्यूट्रल हो गया, न्यूमेरिकली इक्वल हो गए, क्योंकि मॉलिक्यूल में इक्वल होना भी चाहिए। तो इसी की भी अगर मैं बात करूं इसका, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। X2O बनाएंगे, पूछा जा रहा था कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, तो X2O। बहुत बढ़िया कंसेप्ट था कि भाई इसका 90 होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे के नोबल गैस बनाया, एंड इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज एज इट इज मेंटेन रहेगा क्योंकि वो स्टेबल हो गया। और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्साइड आयन बनाता है, उनमें जो बॉन्ड बन के जो मॉलिक्यूल बनेगा यही फॉर्मूला बनेगा। और चार्ज को न्यूट्रल होना था, इसी की वजह से को 2 लेना पड़ा, क्योंकि -2 है तो यहाँ पे प्लस भी 2 होने चाहिए। ठीक, इसकी वजह से देखें तो पहला वाला आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, सिलिकॉन इज ग्रुप 14 एलिमेंट विथ अ वैलेंसी ऑफ 4। अगर वैलेंसी 4 कहा जा रहा है यहाँ पे, तो यदि मैं बात करूं तो देखो एक कंसेप्ट सीखते हैं, उस कंसेप्ट को क्या क्या बोला जाएगा, जिसमें कहूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या अंतर है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी एटम में उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन देकर, लूज करके या लेकर, यानी गेन करके या शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना भी इलेक्ट्रॉन चाहे वो लूज करे या गेन करे या शेयर करे, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यदि मैं बात करूं सिलिकॉन का, और इसके पीछे कंसेप्ट ये भी है कि आउटर मोस्ट सेल में आप देखो कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन अगर 5 से कम हो गए, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5 से कम हो गए, तो वही उसकी वैलेंसी होती है और वही उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं। लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो उसका जो जो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। लेकिन वैलेंसी क्या होता है, 8 में से उतना घटा देते हैं तो वैलेंसी आ जाती है। तो ये आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही वैलेंसी और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा। सिलिकॉन की यदि मैं बात करूँ तो सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 4 होती है इसकी वैलेंसी। और ब्रोमीन की यदि मैं बात करूँ तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन का बताऊं, ब्रोमीन का तो इसका आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है। ठीक, अब वैलेंसी कितना हो जाएगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो वैलेंसी, यानी इसकी वैलेंसी जो होगी ये 1 होगी, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएंगे, देखेंगे कितना उसको बॉन्ड, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, इसके पास वैलेंसी 4 है तो उतने ही Br इसको चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब इसका क्या बन जाएगा, SiBr4 ये बनेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये जो फॉर्मूला दिया आया है यहाँ से ये सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। और दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, एल्युमिनियम बिलोंग टू ग्रुप 13 विथ अ वैलेंसी ऑफ 3, ये तो सही है, इसका वैलेंसी जो होगा ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे 16 एलिमेंट की जो वैलेंसी कहा है 6 कहा है, जबकि क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, सॉरी इसका जो वैलेंसी होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया हुआ आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, अगर इसकी वैलेंसी होगी तो 8 - 6 यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2, इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा, इसका वैलेंसी 2। तो स्टेटमेंट तो यहीं से गलत हो गया क्योंकि वैलेंसी नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 6 सॉरी, अगर मैं बात करूं ग्रुप 16 की तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो 8 - 6 यानी 2 हो गए, तो 2 होंगे इसका, तो यहीं से गलत हो गया। तो एल्युमिनियम का कितना होता है, 3, और सल्फर का 2, यानी कि क्या बन जाएगा आपका, इसके अकॉर्डिंग देखें तो Al2S3 बनेगा, ये होना चाहिए।
और यहाँ पे गलत फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया है, तो ये गलत हो गया। तो बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं था, बस वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट था। वैलेंसी हम उसे बोलते हैं जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए या लेना पड़े या शेयर करे उसे वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल वैलेंस होते हैं। और एक कंसेप्ट ये है कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 से कम इलेक्ट्रॉन हुए तो वही उसकी वैलेंसी होती है, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है। लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा होते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही होंगे जो उसमें रहेंगे, लेकिन वैलेंसी 8 माइनस दैट इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये कंसेप्ट था। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही था, ये आ गया। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, क्योंकि वैलेंसी कहा, जबकि वैलेंसी कह रहा है तो ठीक है, बट यहाँ पे 2 वैलेंसी होना चाहिए, 6 कह दिया, जिसकी वजह से फार्मूला भी इसका गलत डिराइव्ड हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो पहला सही स्टेटमेंट, फर्स्ट सही स्टेटमेंट, सेकेंड इनकरेक्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। व्हाट आर द टू रेडियाई शोन। एक्चुअल में जो बॉन्ड के नेचर पे, बॉन्ड के नेचर की बेसिस पे जो एटॉमिक रेडियस होते हैं वह कई 3-4 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं बात करूँ कोवेलेंट, आयनिक, मेटेलिक और वंडरवाल। ये बॉन्ड के नेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो एटम्स होते हैं फ्री नहीं होते, और फ्री स्टेट में हम उनका एटॉमिक रेडियस निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाते हैं, तो हम मॉलिक्यूलर में ही निकाल पाते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं कोवेलेंट की बात करूं, कोवेलेंट रेडियस की बात करूं, कोवेलेंट रेडियस की भी बात करें, रेडियस की बात करूं तो ये दो, यानी कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या होता है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल में ही हम उसका रेडियस निकाल पाएंगे। दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते होंगे उसी में हम कोवेलेंट रेडियस निकाल पाएंगे। अब कोवेलेंट दो एटम या तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो सकती है, मतलब सेम टाइप के हो सकते हैं, या अलग अलग हो सकते हैं। तो उसके भी यहाँ पे 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला क्या कि होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें कि ए मॉलिक्यूल एटम के बीच में बना हो। दूसरा हेट्रो कर दो आप, हेट्रो न्यूक्लियर, यानी कि ए और बी के बीच में जो बना। तो जब अब कोवेलेंट जितने भी होते हैं ओवरलैपिंग से बनते हैं, उनका ओवरलैप, प्रत्येक जो एटम्स होते हैं उसके जो ऑर्बिटल होते हैं आपस में ओवरलैप के कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो मान लीजिए एटम ने ओवरलैप किया, सेम टाइप की बात कर रहा हूँ, ए दोनों सेम टाइप के एटम है, तो इसका न्यूक्लियस यहाँ, इसका न्यूक्लियस यहाँ, इसी न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस। ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इसी का अगर हमको आरसी निकालना है, यानी कोवेलेंट का रेडियस, तो क्या करेंगे, इसी डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो ये रेडियस था क्या कि कोवेलेंट रेडियस हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल में ही देखते हैं। जब कोई दो एटम आपस में ओवरलैप होते हैं उनके ऑर्बिटल, तो उसी पे जो हम लोग देखते हैं उसके बिहाइंड क्या कंसेप्ट होता है। तो ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, क्या कि दोनों एटम अगर सेम टाइप के होंगे तो, या दोनों एटम अलग अलग टाइप के होंगे, यानी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ अगर सेम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेम है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो यही इसका कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा। तो अगर मैं ये एटम को ए मानूं और ये भी ए, तो ये जो डिस्टेंस होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी के हाफ डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस। ठीक, तो आपका ये क्या दिया हुआ है, ए क्या है, कोवेलेंट रेडियस, ये ए आपका कोवेलेंट, पहला तो ये कोवेलेंट हो गया। और यहाँ पे अगर ये, अब ये एक अलग मॉलिक्यूल हो गया और ये एक अलग मॉलिक्यूल हो गया। अब अलग मॉलिक्यूल जैसे कि मैं बात करूं, अलग अलग मॉलिक्यूल यानी गैसेस की मैं बात करूं, और बेसिकली मैं नोबल गैसेस की बात करूं, तो वो जब गैसियस फेज में होते हैं तो उनका रेडियस निकालना संभव नहीं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और उनको सॉलिड के केस में, सॉलिड के केस में या सॉलिड फेज आप बोल दो, उस केस में उसका हम लोग रेडियस निकाल पाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वंडरवाल। ठीक है, तो अब ये वंडरवाल यानी सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। बेसिकली बात करें तो नोबल गैस की बात करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो नियरेस्ट
जो नियरेस्ट वाले होते हैं, दो न्यूक्लियाई के बीच का हाफ का डिस्टेंस होता है, उसके हाफ डिस्टेंस जो होते हैं उसका आप हाफ कर दो, उनके जो नियरेस्ट दो न्यूक्लियाई नेबरिंग जो एटम है उनके डिस्टेंस को हाफ कर दो, तो आपका वहां पे वंडरवाल रेडियस आ जाता है। तो ये अलग अलग थे, ठीक। और इनके इनके बीच का इनके बीच का नहीं, जो दो नियरेस्ट एटम है उनके बात किया जाए, तो दो नियरेस्ट हैं, इनके बीच आप हाफ कर दो, तो जो हाफ आएगा डिस्टेंस को आप हाफ कर दो, इनको आप क्या कर दो, हाफ। आप हाफ कर दिए तो इनका जो डिस्टेंस आएगा बी, यानी ये आपका हो जाएगा वंडरवाल रेडियस, ठीक। तो वंडरवाल रेडियस, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो पहला आपका कोवेलेंट, दूसरा वंडरवाल, तो दूसरा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही कंसेप्ट था कि बॉन्ड के नेचर पे चार प्रकार के रेडियस, एटॉमिक रेडियस होते हैं, ठीक। कोवेलेंट, वंडरवाल, मेटेलिक, आयनिक। यहाँ पे इन दिए गए, अगर मैं ग्राफिकली बात करूं या स्ट्रक्चरली, तो पहला वाला आपका कोवेलेंट रेडियस की बातें कर रहा था। अब ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो जो हमारा था रेडियस मिल रहा था, उसे हम लोग बोलेंगे वंडरवाल। ये आपका दूसरा आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अरेंज द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है। पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉलीमर चार टाइप्स के होते हैं, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। जो इलास्टोमर होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत वीक होता है। ये रबर लाइक सॉलिड होता है, इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो इसमें दिए में इलास्टोमर तो सबसे वीक हो जाता है, इलास्टोमर सबसे वीक। और फाइबर की यदि मैं बात करूं, तो फाइबर बहुत, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो आपका ये और इन दोनों के बीच में ये लाई करता है, तो फाइबर का सबसे ज़्यादा, देन उसके यानी फाइबर, प्लास्टिक, देन दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉलीमर चार प्रकार के होते हैं, तो ये बता दिया, दूसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, डेक्रान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक्चुअली में पॉलीमर में कौन कौन सा ग्रुप है, इसके बेसिस पे पॉलीमर तीन टाइप्स के होते हैं। पॉलीमर में कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला पॉलीअमाइड, दूसरा आपका होता है पॉलिस्टर, और तीसरा होता है फॉर्मएल्डिहाइड रेजिन। ये होते हैं। अगर मैं इसका बताऊं तो अमाइड ग्रुप इसमें होता है, और अमाइड ग्रुप इसमें, पॉलीअमाइड में अमाइड ग्रुप होता है। इसके कुछ एग्जांपल याद कर लो आप, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 610, ये कुछ इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक, पॉलीअमाइड के। पॉलिस्टर का मतलब इसमें ईस्टर ग्रुप होगा, और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं ग्लिप्टल और डेकरॉन, ये इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। और फॉर्मल्डिहाइड रेडियस में बैकेलाइट और मेलमेक होता है। तो ये मतलब पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, मतलब पॉलीमर में कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे पॉलीमर तीन टाइप्स के हो सकते हैं, पॉलीअमाइड, पॉलिस्टर और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। पॉलीअमाइड में अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके कुछ एग्जांपल है नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 610। दूसरा पॉलिस्टर का मतलब जिसमें ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे पॉलीमर जिसमें ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट हो, तो कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लाइप्टल या तो डेक्रेन, इसको टेरिलीन भी बोलते हैं, ठीक। और अगर फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की बात करें, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की बात करें, तो आपका बेकेलाइट और मेलमेक। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो पूछा जा रहा है डेक्रान किसका एग्जाम्पल है, तो ये पॉलिस्टर में ही आ रहा है, इससे कुछ एग्जाम्पल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो पॉलिस्टर आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मैच करना है एटॉमिक नंबर और दिए गए हैं यहाँ पे आपको, और पीरियड मिलाना है इनका। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन पीरियड पूछे जाए, तो बहुत गजब का कंसेप्ट यह है कि आप नोबल गैस का एटॉमिक नंबर याद कर लो। जैसे मैं बात करूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टान की बात करूँ, जेनान और रेडान, इसकी बात करते हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका 10, इसका 18, 36, 54 और 88 ये होता है। इनका पीरियड भी पता है हम लोगों को। पीरियड क्या होता है इसका? इसका पीरियड 1, इसका 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब क्या है? ये सब पीरियड है। नोबल गैस का ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपको, ये नोबल गैसेस हैं और ये इनकी पीरियड है। मतलब कि पीरियड की यदि मैं बात करूं तो 2 अगर मैं बात करूं 2 और 2 या 2 से ज़्यादा और 10 तक का, वो थर्ड पीरियड के होंगे। और 10 से लेके 18 तक, ठीक, मतलब यहाँ से मैं बात 2 से लेके 18 तक की बात करूँ तो थर्ड पीरियड के हो जाएंगे। और 18 से लेके 36 तक 4 पीरियड, ठीक। और 36 से लेके 54 तक 5, और 54 से लेके 88 तक 6 पीरियड के होंगे। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए तो पूछा जा रहा है यह एटॉमिक नंबर 31 आपको दिया हुआ है, तो 31 कहाँ लाई करेगा भाई? ये 31 आपको यह 18 तक, एटॉमिक नंबर 18 तक 3 है पीरियड, तो 18 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे और कब तक 36 तक वो 4 रहेगा। 31 आपको दिया हुआ है तो किस में लाई करेगा? 4 में। यानी कि किस में हो जाएगा आपका ये वाला फोर्थ में, यानी इसमें चला जाएगा 4 वाले में। और फिर उसके बाद 50 कह रहा है, तो 50 कह रहा है यानी कि 36 से लेके 54 तक ये 5 होगा। 36 तक 4 था और 36 के बाद यानी 54 तक वो 5 पीरियड का होगा। तो 50 लाई किसमें करेगा? इन्हीं के बीच में करेगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 56, अब ये 54 से लेके 88 तक 6 पीरियड में लाई करेगा, और 56 आपसे पूछा जा रहा है यानी इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 6। और ये 14, 10 से लेके 18 तक थर्ड पीरियड में लाई करेंगे, तो 14 इन्हीं के बीच में आ रहा है, तो दूसरा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ था नहीं, जब कभी आपको पीरियड पूछा जाए एटॉमिक नंबर देखिए तो आप नोबल गैस का एटॉमिक नंबर, उनका पीरियड याद रखो और देखो कौन सा एटॉमिक नंबर किस में लाई कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम पीरियड सबका बता लेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्लाइकोजेन या नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर, तो बिल्कुल ये जो ग्लाइकोजेन होता है ये मोनोमर होता है, ये मोनोमर होता है किसका? ग्लूकोज का। और जितने भी ग्लूकोज होते हैं वो लिंक्ड होते हैं बाय ग्लाइकोसिटिक लिंकेज के थ्रू। और इसमें जो मोनोमर होते हैं बहुत ढेर सारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं, और मोनोसेक्राइड्स कौन होते हैं? ग्लूकोज, जो कि इसका मोनोमर यूनिट कहलाता है। और वह मोनोमर जो यूनिट होता है यानी ग्लूकोज, वो लिंक्ड होता है बाय ग्लूकोसिटिक लिंकेज के थ्रू, ठीक है। तो ये पॉली सेक्राइड के अंतर्गत आते हैं, और बेसिकली ये मोस्टली फाउंड होते हैं एनिमल या ह्यूमंस में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा पॉलीसेक्राइड में आ जाएगा ग्लाइकोजेन, ठीक। चौथा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो दे, जो ऐसा टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखता हो। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर उतना ज़्यादा हो जाएगा। अब कब वो बड़ा इजीली दे पाएगा? बहुत गजब का कंसेप्ट यह है कि ये जो न्यूक्लियस है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन रख दूं तो इनमें जितना अट्रैक्शन कम होगा, जितना अट्रैक्शन कम होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि साइज बढ़ने पे, साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटल ही इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है साइज बढ़ने पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही साइज बढ़ेगा तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस में काफ़ी दूर हो जाएंगे, तो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा इनमें। जब उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा तो इजीली दे पाएगा, तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर उतना ज़्यादा होगा, ठीक। लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे साइज छोटी होती चली जाएगी, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा होना, उस पर होने लगेगा, जिसकी वजह से अब वो उतना इजीली नहीं दे पाएगा।
तो बेसिकली यदि मैं बात करूँ अल्कली मेटल की, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है वो सीजियम का ही होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें कंसेप्ट ये था कि जैसे नीचे जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर यानी मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट जाने पे वो घटता है। ठीक, तो इतने जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी अच्छे थे। तो इन क्वेश्चंस को आप सीखो, उनको माइंड में सेट करो, और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हो करने की कोशिश करिए। सो थैंक यू सो मच।